फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का जो पॉलिटिकल का चैप्टर 6 न्यायपालिका है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप न्यायपालिका का अर्थ समझ लीजिए कि न्यायपालिका है क्या। देखिए, जो जो भी हमें न्याय से संबंधित कार्य होते हैं वो हम किसके पास जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं। तो हमारे फैसलों का हल कौन करता है, न्यायपालिका। यानी कि आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो हमारे कार्यों की देखरेख करता है और हमें न्याय दिलाता है वो न्यायपालिका होती है। समझ में आया। आप पढ़ते हैं। न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है। यानी कि न्यायपालिका एक संविधान द्वारा निर्धारित संस्था है जो कि भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देता है और कार्य करता है। यानी कि न्यायपालिका सभी को समान न्याय और सबको समान अधिकार देता है। ऐसी संस्था को न्यायपालिका कहते हैं। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो ये न्यायपालिका है वो सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आप देख लेते हैं न्यायपालिका के क्या क्या कार्य, यानी न्यायपालिका क्या क्या कार्य करती है। विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में कार्य करता है और कानून के अनुसार हल करता है। यानी कि जो न्यायपालिका होती है वो विभिन्न अलग अलग व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। हमारी जो भी निजी यानी जो भी निजी काम होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं कि हमें फैसला मिल सके। हमारे साथ जो लड़ाई झगड़ा होता है तो भी हम कोर्ट में जाते हैं, हाँ, तो भी हम न्यायालय में ही जाते हैं। हमारे देश में तीन तरह के न्यायालय हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय है इसके नीचे, फिर उसके नीचे जिला अदालत जो कि जिलाओं में होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरे देश में एक ही होती है, और जो उच्च न्यायालय है वो वर्तमान में 25 हैं। जो उच्च न्यायालय की संख्या वो वर्तमान में 25 हैं। एक इलाहाबाद में नया बना था पहले, वरना 24 ही थे। और जो जिला न्यायालय होते हैं वो हर जिलों में होती है। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देता है। यानी कि जो भी राजनीतिक काम होते हैं वो न्यायपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। इनमें भी इसका अहम रोल है। राजनीतिक कामों में भी न्यायपालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यह संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो न्यायपालिका है वो संविधान की व्याख्या करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे देखते हैं। यह नागरिकों के अधिकारों और मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। यानी कि हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका। यानी कि जो जितने भी हमें अधिकार प्राप्त है वो न्यायपालिका उनकी रक्षा देख रेख करती है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि कानून के शासन की रक्षा करता है। यानी कि न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा करता है और कानून को मजबूत बनाती है और सर्वोच्चता को सुनिश्चित भी करती है। यानी कि न्यायपालिका कानून को भी सुनिश्चित करने का काम करती है। यानी कि पूरा कानून प्रशासन न्यायपालिका के अंडर में है। अब देखिए कानून का शासन। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी, गरीब, स्त्री और पुरुष अथवा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। यानी कि जो कानून होता है वो सभी लोगों पर समान होता है। ये नहीं कि जो अमीर है उसे तो उस पर कम कानून लागू होगा, जो गरीब है उस पर ज़्यादा कानून लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका सबके लिए बराबर है। ऐसा भी नहीं है कि जो कि उच्च जाति के लोग हैं उनके लिए कानून कोई मायने रखता, और जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें कानून ज़्यादा ज़्यादा सजा दे, ऐसा कुछ नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। न्यायपालिका ये चाहती है कि समान कानून के अनुसार सबको उचित न्याय मिले।
आप देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्याय व्यवस्था में स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व के अभाव का न होना। यानी कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो ये चाहती है कि न्याय व्यवस्था में जो न्याय व्यवस्था है उसमें स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व, उसके प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका अभाव ना हो। वह देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह हो। यानी कि न्यायपालिका एक ऐसी सरकार चाहती है जो कि जनता के प्रति जवाबदेह हो, किसी अन्य अंग के प्रति नहीं, उसकी जवाबदेही नहीं हो। यानी किसी अंग और अन्य अंग के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं हो, केवल जनता के प्रति वो जवाबदेही हो। इसे अब दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका सरकार के किसी भी अंग, चाहे वह विधायिका हो या कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका ही क्यों ना हो, चाहे कार्यपालिका ही क्यों ना हो, उसके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाए। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका सरकार के किसी भी अंग, चाहे वह विधायिका हो कार्यपालिका हो, दोनों के कार्यों में बाधा न पहुंचाए। यानी कि जो न्यायपालिका है वो दोनों के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अब देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। यानी कि न्यायपालिका अगर कानून को सोल्व कर रही है तो उसमें विधायिका और कार्यपालिका का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। वो उसे नहीं कह सकती कि इसे ऐसी सज़ा दो, इसे इतनी सज़ा दो। यानी कि न्यायपालिका खुद फैसला करेगी कि उसे क्या करना है, उसे विधायिका और कार्यपालिका बाधित ना करें। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों के हस्तक्षेप न करें। सरकार के जो अन्य अंग हैं वो न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। यानी कि निर्णयों से ये न कहे कि ये निर्णय तो गलत है। यानी न्यायपालिका को अधिकार है कि वो निर्णयों का फैसला ले। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकते हैं। यानी जो न्यायाधीश है वो बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य कर सकते हैं। वह देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह हो। यानी जो न्यायाधीश होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट का जो अब वर्तमान में जज है, जो न्यायाधीश है वो कौन है, आपको पता होना चाहिए। ये जो न्यायाधीश है वो R.N. रमन है। R.N. रमन है, याद रखना। अब देखिए संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उपाय। भारतीय संविधान अनेक उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। यानी की है, भारतीय संविधान ने अनेक उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है। जो हमारा संविधान है उसने जो न्यायपालिका है उसकी जो यानी जो आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, उसके लिए कई प्रावधान किए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें विधायिका का कोई काम नहीं होता। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। यानी कि ये सुनिश्चित किया गया है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो उनमें जो विधायिका और कार्यपालिका है उनका कोई रोल ना हो। अब देखिए न्यायाधीशों का कार्यकाल की सुरक्षा। यानी कि न्यायाधीशों का कितना कार्यकाल हो उसकी सुरक्षा। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। यानी कि एक निश्चित किया जाता है कि इतने कार्यकाल के लिए तुम न्यायाधीश के पद पर हो।
वह सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। जितना उनका निर्धारित आयु है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। उनके कार्यालय को कम नहीं किया जा सकता। उनके कार्यालय को कम नहीं किया जा सकता। केवल विषम स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अब देखिए वित्तीय निर्भरता। न्यायपालिका वित्तीय रूप से विधायिका या कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है। यानी जो वित्तीय निर्भरता है उसमें न्यायपालिका वित्तीय रूप से विधायिका या कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है। संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं लेनी पड़े। यानी जो संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन मिलता है पर मंथ वो विधायिका की स्वीकृति के बिना मिले, यानी विधायिका ना दे उनको। अब देखिए कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत पहचान। आलोचना। न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। यानी जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यों की और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती कि उसने निर्णय गलत सुनाया है। यानी कि किसी को अगर 8 साल की सज़ा होनी चाहिए तो उसे अगर 14 साल की सज़ा दे दी गई तो ये भी नहीं हो सकता है कि उसने गलत निर्णय से कहा है। यानी उसने कुछ सोच के तो निर्णय किया होगा। तो इसमें विधायिका और कार्यपालिका ये नहीं कह सकती कि तुमने निर्णय गलत लिया है। यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित करने का भी प्रावधान है। यदि ऐसा कोई कहता है तो उसे दंडित भी किया। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे भारत का राष्ट्रपति ही चुनता है और अपने पद की शपथ भी दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम जो बाकी का बचा हुआ है उसे कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।